हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था इकोनॉमिक एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। जैसा कि हमने देखा था कि जब हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ते हैं तो इसमें कुछ फैक्टर आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, दूसरा होता है इंडस्ट्री एनालिसिस और तीसरा होता है कंपनी एनालिसिस। यानी कि हमने सबसे पहले इंडस्ट्री इकोनॉमिक एनालिसिस को देख लिया। आज हम देखेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस को, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कंपनी एनालिसिस को इन डिटेल। तो हमने ये सारी चीजें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस को, कि इंडस्ट्री एनालिसिस आखिरकार होता क्या है। देखिए, इंडस्ट्री एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ये जो इंडस्ट्री होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है ना। अब ये परफॉर्म जैसे करेगी उसी के हिसाब से इसके स्टॉक्स का जो वैल्यू है वो बढ़ेगी या घटेगी। क्या वो इंडस्ट्री स्टैग्नेंट है, या फिर वो इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, या उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा बेटर हैं, गुड इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो हम इसी के हिसाब से किसी भी इंडस्ट्री के एनालिसिस करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आज के समय की बात की जाए तो यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री जो है वो काफी अच्छा ग्रो कर रही है। यानी कि अगर बात करें टाटा मोटर्स की, तो आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करनी, क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना। आप टाटा मोटर्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि वहां पर जो है वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट होगी, क्योंकि अभी तो इतना लॉकडाउन हुआ, इतनी सारी दिक्कतें हुई, तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग पड़ गई ठप। पर इसी जगह पे सर्विस जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। जैसे कि आप जियो रिलायंस ले लीजिए, ठीक है, आप ले लीजिए कि ओला उबर वाली इंडस्ट्रीज ले लीजिए, ये सब ग्रो कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनको सर्विस देना है। जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज पोर्टल आप देखिए जा करके, आपको यहाँ पर इंडस्ट्री बूम करती हुई दिखेगी। तो आप क्या करेंगे कि आप इंडस्ट्री को सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कैटेगराइज कर लेंगे, क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि वो सर्विस इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो आपकी कैसी इंडस्ट्री है, आपकी ग्लोबल मार्केट ग्लोबल लेवल पे है, या फिर रीजनल लेवल पे है, या फिर लोकल लेवल पे है। ठीक है, ग्लोबल, रीजनल, लोकल, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें जरूरी नहीं कि आपको हर चीज यहाँ पर मिल जाए, मतलब लिखी हुई हो इस पीडीएफ में। पर जो जो हमने पहले से पढ़ के रखा है, जो जो कैटेगराइजेशन पहले से करके रखा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि उनका एप्लीकेशन यहाँ पर कैसे होता है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो, सबसे पहले तो इसे इरेज कर लेते हैं। कोई भी इंडस्ट्री अगर होती है तो उसमें एक चीज तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि क्या वो जो इंडस्ट्री है उसकी लाइफ साइकिल कैसी है। यानी कि मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री आपकी आप जियो है, ठीक है, जियो ने एक कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू किया। अब उस ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो चीजें हैं वो किसी स्पेसिफिक एक कम्युनिटी के लिए हैं, या फिर वो एजुकेशन के लिए हैं, या फिर किसी पर्पस के लिए हैं। मान लीजिए कि उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म जो शुरू किया वो कोविड-19 की जो न्यूज है वो स्प्रेड करने के लिए किया, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दे दिया, वहां पर सारी वीडियोस कोविड-19 से रिलेटेड है कि आप आसानी से उसे एक्सेस कर पाए। क्या कोविड-19 के बाद ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ये चलेगा? बताइए, क्या ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है, जो यहाँ पर जो इसमें जो प्लेटफॉर्म है, जो इसके जो एम्प्लॉयड पीपल हैं, क्या ये कोविड-19 खत्म होने के बाद भी चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। तो इसी तरह से आपको ये देखना है कि जो भी इंडस्ट्री चल रही है उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करने जा रही है या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है, क्या ये सारी चीजें जो आपकी हैं वो किस स्टेज पे है। अगर वो स्टेज आपका ग्रोथ का स्टेज है तब तो फिर आप इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज क्या करिए कि आप उससे थोड़ा सा कट लीजिए। अगर आपने पहले से इन्वेस्ट किया है, या तो आप इमर्जिंग फेज पे इन्वेस्ट करिए, और फिर इमर्जिंग से जैसे ही ग्रोथ पे आए उससे आप पैसे कमाइए, फिर जैसे ही डिक्लाइनिंग पे आपको लगे कि कुछ समय बाद डिक्लाइन करेगा तो आप वहां से अपनी मनी को लेकर के बाहर निकल जाइए। एनालिस्ट जो होते हैं, जो जिनको फाइनेंशियली काफी इनको जिनको नॉलेज होती है, वो ज्यादातर यही काम करते हैं, उनका यही काम होता है। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो चूंकि जो ये इंडस्ट्री लाइफ साइकिल होती है वो किसी भी इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है,
इसलिए हम इसे पूरा सेपरेटली देखते हैं कि ये होती क्या है आखिरकार। तो देखिए, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो किसी भी इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्ट होता है वो एक टाइम पे जाकर के ऑब्सोलीट हो जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री की जो लाइफ साइकिल होती है वो उसकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है कि नहीं? तो अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे समझते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, मार्केटिंग में पढ़ा हुआ है या फिर बिजनेस, आपकी जो बिजनेस स्टडीज होती है उसमें पढ़ा हुआ है, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो पायनियरिंग स्टेज होता है। पायनियरिंग स्टेज क्या होता है कि इस स्टेज में जो भी आपकी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल न्यू होते हैं, और इसी वजह से इनकी जो प्रोस्पेक्टिव डिमांड होती है वो काफी प्रॉमिसिंग होती है इस इंडस्ट्री में। तो देखिए, क्योंकि इसकी डिमांड प्रॉमिसिंग है, आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप कई सारे प्रोड्यूसर्स को अपने साथ जोड़ करके इसको प्रोड्यूस करके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में ले जा सकते हैं, लीड कर सकते हैं कंपटीशन को। तो इसलिए यहाँ पर आप जो पायनियरिंग स्टेज है इसमें आप क्या करेंगे कि आप इंडस्ट्री देख लेंगे कि ये इंडस्ट्री, जैसे कि मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री है, जब आज से 10 साल पहले चले जाएं तो 10 साल पहले आपकी ये बिस्किट की इंडस्ट्री उतनी ज्यादा नहीं होती थी। एक ही बिस्किट चलता था, पार्ले जी। बिस्किट को देख करके लोगों ने क्या किया कि उस टाइम पे बिस्किट की इंडस्ट्री को देखा कि पार्ले जी बहुत चल रहा है, तो लोगों ने क्या किया, अलग अलग प्रोड्यूसर्स ने अलग अलग बिस्किट निकालने शुरू कर दिए, ठीक है। ग्लोबल कम मार्केट्स यहाँ पर आ गई। ओके, तो ये जो बिस्किट की इंडस्ट्री है उस समय पे जब ये चली होगी तो वहां पर जो बहुत ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट कम से कम पैसे में दे रहे होंगे, उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा खासा बिक गया। तो इस जगह पे ये ऐसा स्टेज होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ फिटेस्ट कंपनी सरवाइव कर पाती है। और यहाँ पर देखिए, इंडस्ट्री तो कोई भी हो सकती है। इंडस्ट्री कौन सी हो सकती है? इंडस्ट्री आपकी सर्विसिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ऐसी इंडस्ट्री भी हो सकती है जो कॉन्ग्लोमरेट करती हो, जो जो दोनों के बीच का हो। ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, सर्विस कर रही है, कंबाइंड है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप करेंगे क्या कि आप पहले तो देखेंगे कि कौन सी कंपनी आपकी अच्छी खासी कंपनी है, compete कर रही है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि किसका ब्रांड नेम बढ़िया से डेवलप हो रहा है, कौन से डिफरेंशिएट प्रोडक्ट दे पा रहे हैं लोगों को कौन क्वालिटी प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन में कौन लीड कर रहे हैं, ये सब आपको देखना होगा। जब आप ये सब देख लेंगे तो इससे क्या पता चल जाएगा कि इसका मार्केट शेयर आखिरकार होने क्या वाला है, और यही पोजीशन करता है किसी भी मार्केट शेयर को। अब अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट की डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटी है, अच्छा प्राइस है, अच्छे मार्केट में अच्छी जो प्लेस है जहां पर लोग एक ले सकते हैं चीजों को, वहां पर आप प्रोडक्ट को दोगे तो ऑफ कोर्स ये चलेगा ही चलेगा। तो इस तरीके से पायनियरिंग स्टेज होता है। यहाँ पर जो फिटेस्ट कंपनी होती है वो सरवाइव कर पाती हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डिमांड काफी बढ़ती है। इसमें आपको डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट के साथ डील करना पड़ता है। ये डीपी नहीं है, डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हो आप पॉइंट बना करके अच्छे से पायनियरिंग स्टेज के बारे में बता सकते हैं, पायनियरिंग स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकते हैं, इसके अंदर कंपनी का क्या रोल है वो बता सकते हैं, और फिर कंपनी को चूज कैसे करें ये बता सकते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स एक कंक्लूडिंग लाइन में आपने ये सारी चीजें लिख देनी है। जरूरी नहीं है जो मैंने पैराग्राफ जो आपके सामने दिख रहा है ऐसे लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप इस तरीके से लिखें। आपको बहुत ही अट्रैक्टिव वे में अपीलिंग होना चाहिए आपका आंसर। आप पहले तो पॉइंटरिंग स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक बताइए, फिर आप ये बताइए कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपकी जो कंपनी का क्या रोल हो सकता है, उसको कंपनी को चूज कैसे करना है, ठीक है, आपकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं पॉइंटरिंग स्टेज में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी, तब जाके आप अच्छे से डील कर पाएंगे वहां पे क्वेश्चन पे और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। पैराग्राफ में लिख के आएंगे तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू फेच द मार्क्स। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रैपिड ग्रोथ स्टेज। रैपिड ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो होता है ये ऐसा स्टेज स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर कि जो आपका सर्वाइवल है वो वो आपका पॉइंटरिंग स्टेज से ही उठ के आता है। पॉइंटरिंग स्टेज में आपकी जो भी कंपनी चलेगी वही आपकी जाकर के रैपिड ग्रोथ स्टेज में जाके आपका काम करेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है, सेल्स। और देखिए, आप पहले तो कोई एक पर्टिकुलर मान लीजिए मिस्टर बी जो थे यही अपना इन्होंने करना शुरू किया था। फिर क्या हुआ, इन्होंने देखा
कि अच्छा सी डी ई ये सब एंटर कर गए मार्केट में। अब क्या करेंगे, ये भी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएंगे, ये भी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएंगे, ये भी कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएं, पर इनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो ये बाहर आउट हो जाएंगे। फिर ये भी अपने प्रोडक्ट, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जो थोड़े से कमजोर है वो आउट हो गए। आउट होने के बाद क्या हुआ कि अब आपके जो भी बच्चे हुए हैं, अब उनके बीच का कंपटीशन हो गया, सेल्स में, मार्केट शेयर में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, सब में इनको अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को लीड करना पड़ेगा, लो कॉस्ट पे काम को, लो कॉस्ट और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को इनको देना पड़ेगा, जैसा कि पहले बात चल रही थी। अब कंपनीज का क्या हो गया, कंपनीज जो ऐसे कंपनी है जिनकी रैपिड ग्रोथ होती है इन स्टेज में, ये अच्छे से डिविडेंड डिक्लेयर कर देती हैं, और डिविडेंड के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, जहाँ पे डिविडेंड मिलेगा और सही टाइम पे मिलेगा, सही अमाउंट में मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि यही एडवाइजेबल होता है कि हम इन कंपनीज में उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जहां पर हमारा जो ग्रोथ है वो काफी सही से हो रहा है। ओके, सो हियर वी मीन दैट यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है, द कंपटीशन ग्रोज स्ट्रांगली, दिस स्टेज इज मेड अप ऑफ द पीपल हु सर्वाइव्ड द पॉइनरिंग स्टेज। क्योंकि पॉइनरिंग स्टेज में आप एक बहुत अच्छे से बात ध्यान में रखिए कि जो पॉइनरिंग स्टेज होता है वहां पे इन्वेस्टमेंट, जो आपका इन्वेस्टमेंट तो देखिए होता है आपका हाई, ठीक है। जो भी वहां पे जो भी कंपनी है वो इन्वेस्ट ज्यादा करती है, और अगर कंपनीज इन्वेस्ट ज्यादा करेंगी तो उनको क्या चाहिए होगा, उनको कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, और कैपिटल वो कैसे कलेक्ट करेंगी ये भी डिपेंड करता है आपका कैपिटल, अगर वो कलेक्ट कर पाएंगी तभी वो सर्वाइव कर पाएंगी। दिस इज द मेजर थिंग कि हमें इस बात को समझना होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो। सो होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेच्योरिटी और स्टेबलाइजेशन स्टेज। देखिए मेच्योरिटी और स्टेबलाइजेशन स्टेज की अगर हम बात करें तो जब काफी अच्छे से लोगों ने compete किया और काफी अच्छे से compete करने के बाद वो फिर भी सरवाइव कर गए, यानी कि वो कंपटीशन में आउट नहीं हुए। कंपटीशन पहले था, फिर कंपटीशन हाई हुआ, फिर उसके बाद वो सरवाइव करके फिर अब उनकी मेच्योरिटी स्टेज आ रही है, यानी कि अब वो अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने में सक्षम हैं। अब अब इन्होंने क्या किया कि अच्छे से इन्होंने कर लिया, ग्रोथ हो गई इनकी, ठीक है। अब इन्होंने मेच्योरिटी में एंटर कर गए। अब इसका क्या सिम्टम है कि चूंकि जो आपका प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो ये पुराना लगने लगेगा लोगों को कि भाई अब तो बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, है ना। अब जैसे मैगी है, मैगी लोग बहुत खा रहे थे, बहुत खा रहे थे, खूब खाते थे, आराम से रहते थे, पर धीरे धीरे उसका जो ट्रेंड है वो स्लो कम होना शुरू हुआ। फिर क्या आया, yippee आ गया, yippee में उसमें फ्लेवर ऐड हो गए। अब जब yippee में फ्लेवर ऐड हो गए तो लोगों ने yippee लेना शुरू किया। तो यानी कि जो आपकी मेच्योरिटी स्टेज होती है, यहाँ से आप ये सोच सकते हैं कि मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच के लोगों को वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। जो बहुत बड़े प्लेयर होते हैं वो मेच्योरिटी स्टेज जब एक लेवल तक पहुंच जाता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे इनकी जो प्रोडक्ट है उसमें वो पुराना होने वाला है। हाँ, अगर उनको ये कुछ पता चले या फिर उनको ये पता हो कि हाँ ये लोग जाके कोई न्यू प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, ठीक है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। आप क्यों देखते हैं मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में आपका आज एक मोबाइल आया, फिर विद इन 1 और 2 मंथ्स वो लोग एक नया प्रोडक्ट, नया मोबाइल लॉन्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो भी उसमें फीचर्स हैं वो कुछ दिन बाद लोग चलाते चलाते बोर हो जाएंगे। इन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाते हैं, लोग नए नए प्रोडक्शन प्रोसेस को यूज करते हैं, और फिर उसके बाद वो मॉनिटरिंग, काफी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं इंडस्ट्री की, कि वो माइनर से माइनर मिस्टेक्स को भी, माइनर से माइनर जो एक स्पेस बचा हो उसको भी फिल कर सकें, ये उनका होता है। तो देखिए ये होती है लाइफ साइकिल, ठीक है। यहाँ से आपका पॉइंटिंग से बढ़ना शुरू होता है, एक्सपेंशन, यहाँ पर मेच्योरिटी आती है। फिर इस जगह के बाद आके फिर धीरे धीरे अगर अगर वो देखिए टेक्नोलॉजी नहीं लाई, मान लीजिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं नोकिया का, नोकिया में कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं आई, ठीक है। हालांकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, पर फिर भी वो कॉम्पीट क्यों नहीं कर पाए, शायद उनमें, मैंने इतना तो ज्यादा क्लोजली यूज नहीं किया नोकिया का मोबाइल, पर हाँ ये है कि कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, कुछ ना कुछ तो वो पीछे रहे होंगे टेक्नोलॉजी, या तो उनकी प्राइसेस में वो नहीं कर पाए। फिर ये यहाँ पे आ जाता है डिक्लाइन स्टेज, आपको पता है, ठीक है। डिक्लाइन स्टेज क्या है कि भैया इंडस्ट्री ग्रोथ स्टेज पे एंटर कर चुकी है, उसका जो डिमांड है वो काफी स्टेशनाइज हो गया है, रुक गया है, इंक्रोचमेंट वो कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट पे, पर वो उतना काम नहीं कर रहा है,
और एंड चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, यानी कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस ही अगर चेंज हो जाए तो फिर दिक्कत आती है। एट दिस स्टेज अर्निंग ऑफ द इंडस्ट्री आर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, अर्निंग कम हो गई। फिर एट दिस स्टेज द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इज लो, यानी कि बहुत कम होने लगती है। और यहाँ तक कि बूम पीरियड में भी अगर कम होने लगे तो ये बात आती है कि ये डिक्लाइनिंग स्टेज इंडस्ट्री का चल रहा है। और हायर और इस काफी मतलब डिक्लाइन होता है, जब मतलब डिक्लाइन ऐसे टाइम पे भी बहुत ज्यादा होता है कि रिसेशन आने लगता है। और फिर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर, ओके, तो यानी कि अब आप इसमें तो इन्वेस्ट बिल्कुल करिए ही मत। सो दिस इज व्हाट हमने इसका स्टेज देखा, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। समझ में आ गया होगा वो। एक सबसे पहला कौन सा था याद करिए, सबसे पहला था पॉइनियरिंग स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा था, फिर उसके बाद आपका कौन सा था, आपका था फिर आ गया एक्सपेंशन स्टेज। डायग्राम में ना देखिए, एक्सपेंशन स्टेज के बाद मैच्योरिटी आ गई आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया डिक्लाइन, ठीक है। आप पहले तो आपने इंट्रोड्यूस किया, फिर एक्सपेंड किया, फिर मैच्योरिटी आ गई, फिर डिक्लाइन स्टेज। ये पूरा का पूरा आपने इस डायग्राम से भी समझ लिया, ओके। सो दैट इज वाई आपको समझ में आता होगा कि कितनी जल्दी जल्दी सारे के सारे जो मोबाइल्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यू लॉन्च कर दिए जाते हैं, इसीलिए लॉन्च कर दिए जाते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो एब्सोल्यूट ना हो। आप क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखिए, इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। मैंने तो सिंपल सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट के हिसाब से अगर देखें तो ऐसे कर सकते हैं, और आपके अलग अलग प्रोसेस होते हैं उसमें देख लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई ग्रुप ऑफ प्रोडक्टिव और प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन, हम इन्हें इंडस्ट्री कह देते हैं। कई सारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मिला के हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। दैट हैव अ सिमिलर टेक्निकली सब्स्टिट्यूट गुड्स सर्विसेज और सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि उनके पास कुछ समान चीजें होनी चाहिए, समान प्रोडक्ट होनी चाहिए, समान सर्विस होनी चाहिए। अब इसके बाद जो हमारी जो डिसाइड्स इन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, जो कि हमारी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, है ना। हमने ज्यादातर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन में क्या देखा है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का देखा है। और यहाँ पर हमारे कई सारी मतलब अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अलग अलग तरह से क्लासिफाई कैसे किया गया, चलिए देखते हैं। ग्रोथ इंडस्ट्री तो होती है, ग्रोथ इंडस्ट्री क्या होती है, ये वो इंडस्ट्री होती है जिनमें हाई रेट ऑफ अर्निंग होती है, इनका ग्रोथ होता है एक्सपेंशन के टाइम पे, ये इंडिपेंडेंट ऑफ बिजनेस साइकिल होती हैं, ओके। और जो इनका एक्सपेंशन होता है वो ज्यादातर डिपेंड करता है इनके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में और इनोवेटिव वेज में, जो भी ये इनोवेटिव वेज यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये सेलिंग अलग तरीके से करें, अच्छा टेक्नोलॉजी ले आए, इनोवेशन ले आए, तो ऑफकोर्स इनकी ग्रोथ होनी है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अभी के टाइम पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईटी का जो सेक्टर है वो काफी हाई ग्रोथ है, तो ये ग्रोथ इंडस्ट्री हो गई भाई, बहुत ग्रो कर रहा है, हम लोग आईटी में जाकर के आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग तरीके जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर्स में, सेलुलर फोन्स में काफी आप देख सकते हो कितना बूम आया पड़ा हुआ है। सब लोग अभी आप एवरी आप डे अगर आप देखो जाके कितना मार्केट में सेल हो रही है, तो ऑलमोस्ट मोर देन अ बिलियन की आपकी सेल होती है पूरे ग्लोबल मार्केट में मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की। सो दिस इज व्हाट की बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ इंडस्ट्री है। फिर साइक्लिकल इंडस्ट्री, साइक्लिकल इंडस्ट्री भी क्या होता है कि भाई इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है इंडस्ट्री की, वो एक बिजनेस साइकिल के अंदर होती है कि भाई इतने टाइम पे ये मेच्योर रहेंगे, इतने टाइम पे पॉइंटिंग स्टेज, फिर आपकी एक्सपेंशन स्टेज, फिर मेच्योरिटी स्टेज, फिर डिक्लाइन स्टेज, इसलिए आप हर एक उससे ये लोग निकलते हैं, यानी कि बिजनेस साइकिल के अंदर रहते हैं। इनका एक पर्टिकुलर बेनिफिट पीरियड होता है, इनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक लिमिट होता है, और फिर उसके पीरियड के टाइम ये इकोनॉमिक रिसेशन को झेलते हैं। ये ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स इनके अंदर आप मान के चलिए, कंज्यूमर गुड्स आते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी आती हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, ये वो इंडस्ट्री होती है जिनके अंदर कंज्यूमर गुड्स आप देख सकते हो, ये कंज्यूमर गुड्स को इंक्लूड करती है ना। कंज्यूमर गुड्स जैसे मैंने आपको मैगी का एग्जांपल दिया था, मैगी का क्या हुआ, मैगी में एक तरह का टेस्ट आने लगा तो फिर वो डिक्लाइन करने लगी, फिर नया लेकर के आया गया, yippee लेकर के आया गया। फिर yippee के बाद आपका जो भी नए नए फ्लेवर आए, आपका आटा नूडल्स आते हैं अलग अलग तरह से, चाइनीज फ्लेवर आते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी अलग अलग प्रोडक्ट की आपकी लाइफ होती है, और फिर इंडस्ट्री डिक्लाइन करने लगती है, फिर उनको भी नई नई चीजें लानी पड़ती हैं, ठीक है। और फिर एग्जांपल देख लेते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स commands a good market in the boom period and demand for them is taken
ड्यूरिंग द रिसेशन। जैसे देखिए एक और ये देखिए, मैगी तो आपका मान के चलिए, मैगी तो फिर भी अपग्रेड करती रहती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप मान के चलिए कि एक इंडस्ट्री है जो आपकी जो लाइट्स की इंडस्ट्री है, दिवाली लाइट्स की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो दिवाली लाइट्स की इंडस्ट्री तो सिर्फ उसी टाइम पे चलेगी ना जो सीजनल होती है, तो ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है। यानी कि मान लीजिए कि दिवाली के कुछ दिन पहले से शुरू हुआ, फिर अचानक से बूम पकड़ा, फिर उसके बाद डिक्लाइन हो गया, इस तरह से इसमें होता है। आप ये सब एग्जाम्पल कोड भी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर डिफेंसिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? अब देखिए डिफेंसिव इंडस्ट्री क्या होती है। डिफेंसिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं आप, विच हर्ट लीस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक डाउन स्विंग। यानी कि वो ज्यादातर मतलब जो इकोनॉमिक डाउन स्विंग होता है उसमें कम इनके अंदर मतलब इनमें दिक्कत कम आती है। जैसे कि आपकी जो फूड आपका ये सबसे बेस्ट एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का आपका होता है अचार का, ठीक है। पिकल्स का सबसे ज्यादा अच्छा आपका एग्जांपल ले सकते हैं। पिकल्स की इंडस्ट्री कभी आपकी बंद नहीं होगी, ठीक है। आपकी और ये जो चिप्स हो गया, ये सब आपकी कौन सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो एग्जांपल में जैसे इंडस्ट्री सेलिंग नेसेसिटीज ऑफ कंज्यूमर विद स्टैंड रेसिस्टेंस एंड डिप्रेशन, यानी कि जो डेली का प्रोडक्ट है कहाँ से वो चला जाएगा। ब्रेड की इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी, है ना। ये जो आपके वेफर्स आते हैं इसकी इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी। और ये जो होते ये जो आपके होते हैं ये जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। वो ऊपर की कौन से थे? ड्यूरेबल गुड्स के लिए था। ऊपर का कौन सा? यानी कि वो लंबे समय तक चल सकते थे, ठीक है। और अभी क्या है यहाँ पर? नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए है। एंड सर्विसेज विच इन लार्ज पार्ट आर आइटम्स नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस। तो दिस इज व्हाट। और हाँ यहाँ पर हमने कौन सा एग्जांपल दिया था? ड्यूरेबल। ओके। हाँ यहाँ पर साइक्लिकल इंडस्ट्री में आपका ये जो लाइट्स है, तो ये लाइट्स का आपका ये आपका एक साल खरीद लिया, नेक्स्ट टाइम आपका नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैगी वाला एग्जांपल फिट नहीं बैठता है, इसे बिल्कुल काट दीजिए। ओके, ये गलत हो गया यहाँ पर, तो इसको आप काट दीजिए। और यहाँ पर लाइट्स वाला एग्जांपल बेटर है। आपने इस साल चलाया, फिर नेक्स्ट ईयर भी चलाओ, फिर उसके आगे भी चला सकते हो जब तक चले। तो इस तरीके से ड्यूरेबल गुड्स की क्या होती है? इंडस्ट्री आपकी डिक्लाइन में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि आपने अभी खरीदा, खा लिया, खत्म, आपको फिर से खरीदना पड़ेगा। साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री। साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री क्या होती है? ये वो इंडस्ट्री होती है जिनमें आपकी साइक्लिकल तो होती है पर ग्रोथ भी होती है। जैसे कि आपकी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री क्या होती है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टैग्नेशन आता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन भी थोड़ा सा लगता है, पर फिर भी अचानक से ग्रोथ आ जाती है जब कोई नई टेक्नोलॉजी आई। भाई कोई नई टेक्नोलॉजी आई, फिर तुरंत मॉडल रिलीज किया और बस बूम पकड़ लिया इंडस्ट्री में। ये हो गया आपका साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये हमने अभी तक देखा कि कितनी तरह की इंडस्ट्री होती है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो होता है पोस्ट सेल्स एंड अर्निंग परफॉर्मेंस, ठीक है। इनकी सेल्स और अर्निंग परफॉर्मेंस कैसी होती है पहले तो देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे नेचर ऑफ कंपटीशन कैसा होता है, रॉ मटेरियल और इनपुट्स इनके देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट कैसा रहता है इंडस्ट्री। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। तो देखिए ये एक छोटा सा है ओवरव्यू इसके लिए। अब क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए ये जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। फिर उसके बाद इसी के साथ इसी के आगे फिर शुरू कर देंगे हम लोग। आपका अगर हो सका तो हम इसके आगे शुरू कर देंगे कौन सा? आपका कंपनी का जो एनालिसिस होता है। इंडस्ट्री का हो सकता है मे बी 2 पार्ट्स में जाए, क्योंकि काफी लंबा है, इसमें समझाना आपको ज्यादा पड़ेगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी कितनी तरह की इंडस्ट्री होती है, ये सारी चीजें हमने देखी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बिल्कुल सेफ रहिए और ध्यान रखिए अपना, और इसे बिल्कुल रिवाइज करते रहिए। चीजों को जो भी आपने पहले पढ़ा है वो सारी की सारी नॉलेज का इनपुट आप यहाँ पर जरूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इवन दो अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी टाइमली हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू ऑल सेफ।